तो न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय। बिल्कुल। और आज चर्चा होने वाली है याह्या सिनवार के बाद कौन ऐसा है जो हमास का मुखिया बनने वाला है, क्योंकि आपने देखा हमास चीफ जो भी बनाए जा रहे थे उनकी मौत होती चल रही है। 2004 से अगर आप देखते जाएंगे तो जो भी जिम्मेदारियां संभालता गया वक्त वक्त के साथ उसका खात्मा इजराइल करता आया। लेकिन बड़ी चुनौती इस वक्त है कि याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद हमास का मुखिया कौन होगा, और क्या वाकई में हमास अब उस कंडीशन में है, उस स्थिति में है कि हमास दोबारा खड़ा हो सकता है, या फिर इजराइल के साथ जंग में अब आमने सामने की चुनौती टक्कर बन सकता है। इसको लेकर बड़ी चर्चा है, क्योंकि कहा जा रहा कि लगभग 60% के आसपास जो उसके लड़ाके थे और जो उसके संसाधन थे वो सभी डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं। ऐसे में अगर जो भी चीफ बनाया जाता है, जो भी मुखिया की जिम्मेदारी निभाता है, या कहा जाए कि पूरे हमास का सर्वोसर्वा बनाया जाता है, उसके सामने बड़ी चुनौती होगी कि बिना हिजबुल्लाह के, बिना ईरान के समर्थन के अकेले गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर अटैक करना या फिर इजराइल को चुनौती देना। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यहाँ सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है कि कौन हमास का अगला चीफ होगा। वो नहीं ये है कि हमास बचेगा भी या नहीं बचेगा, हमास का होगा क्या, क्योंकि एक के बाद एक सारी विकेट्स जो है वो गिरती जा रही हैं और एक बड़ा झटका है। और अगर हमास लीडरशिप की अब बात करें तो कई नाम इस लेन में आपको नजर आते हैं। फिर चाहे वो मोहम्मद सिनवार की बात कर लें, चाहे हम बात कर ले खलील हया मोहम्मद की, सिनवार याह्या सिनवार के छोटे भाई हैं, तो या फिर खलील हया की बात कर लें, या एक मशाल करके कुछ नाम था। तो ऐसे कई नाम हैं जो आपको सुनाई देंगे, लेकिन अभी लीडरशिप के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन उसके इतर दो बातें हैं। पहली ये कि इजराइल बार बार ये कह रहा है कि आप गाजा में जो भी बंदी बनाए गए लोग हैं, वे चाहे इजराइल के हैं या विदेशी नागरिक हैं, आप उनको रिहा कीजिए, आप हमले बंद कीजिए, तभी हमास अपनी हार माने और ये युद्ध खत्म होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमास की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इजराइल हमले बंद करे, फिलिस्तीनी लैंड को फ्री करे, गाजा से वो सब लोग चले जाएं, अपना अधिकार छोड़ दें, तब ये युद्ध खत्म होगा। लेकिन दोनों ही बातें अभी मुमकिन नहीं नजर आ रही। कंडीशन में एक चीज और है कि याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद भी नेतन्याहू का बयान आपने सुना होगा कि ये तमाम जो हमारे बड़े दुश्मन थे मारे गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जंग खत्म हो गई है। यानी जब तक हमास को मिटा नहीं देंगे, हमास लगातार वो सीज फायर को लेकर अपील करता रहे, बार बार बोलता रहे, लेकिन नेतन्याहू के जो तेवर है वो साफ तौर पर दिख रहे हैं कि अब पीछे हटने की स्थिति नहीं है। लेकिन पीछे हमास भी नहीं हटना चाहता। खलील हया का भी बयान इस पे सामने आया है कि भले ही सिनवार अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो शहीद हुए हैं, हमें अपनी उनकी मौत का दुख जरूर है, लेकिन उनकी मौत को जाया जाने नहीं देंगे और हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे। और जब तक फिलिस्तीनी लैंड को हम खाली नहीं करा देते, रोहन भी ये हमारे युद्ध साथ जारी रहेगा। इस बात को समझाएंगे। रोहन, जरा ये बताइए कि अब जंग के बीच में कहा जाए जितने टॉप लीडर थे वो सारे मारे जा चुके हैं। याह्या सिनवार एक तरह से इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन हानिया से भी ज्यादा खतरनाक मानता था, क्योंकि जो 7 अक्टूबर को हुआ था, 8 अक्टूबर को हुआ था पिछले साल, उसके पीछे पूरा प्लान कसाई कहा जाता था और उसे। सिनवार चूंकि इजराइल में रहा था तो परिस्थितियों को समझता था। लेकिन अब सिनवार के मारे जाने के बाद क्या वाकई में हमास बचा है? हमास के अंदर वो ताकत दिख रही है आपको? अगर कोई भी चीफ बनता है तो हमास चुनौती देने लायक अब बचा है कि नहीं? संजय, सबसे पहले एक वीडियो दिखा देता हूँ। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अभी जारी किया है। ये नेतन्याहू के आवास पर जो हमला हुआ है उसके बाद ये वीडियो जारी किया गया है इजरायली पीएम की तरफ से। साफ साफ इसमें, हालांकि यहूदी लैंग्वेज, हिब्रू लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लेकिन साफ साफ मैसेज क्लियर है, नथिंग विल डिटर अस एंड वी विल कंटिन्यू अंटिल द एंड। तो साफ साफ कोई भी हिजबुल्लाह अटैक करे, ट्रिपल एच की जो बात करते हैं, अटैक कोई भी करे, लेकिन इजराइल अपने प्लान पर काम कर रहा है। अब बात करते हैं याह्या सिनवार की। याह्या सिनवार 7 अक्टूबर के नरसंहार का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता था, और इसलिए भी उस खात्मा करना जरूरी था उसका, क्योंकि वो हॉस्टेज की जो डील हो रही थी ना इजराइल और हमास के बीच, तो उसमें वो कहीं ना कहीं बाधा डालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका एकमात्र मकसद था बदला और इजराइल की तबाही। बिल्कुल। तो हमास ने करीब टोटल तो 250 हॉस्टेजेस कब्जे में अपने रखे थे, लेकिन अभी भी 100 हॉस्टेजेस जो बंधक है वो भी वहां अभी भी फंसे हुए हैं। तो इजराइल की कोशिश यही थी, कहीं ना कहीं इस रास्ते में बीच में जो बाधा जो बन रहा था ना इस याह्या सिनवार, उसको हटाकर अपने हॉस्टेजेस को कहीं ना कहीं सुरक्षित लाने की कोशिश थी। और इजराइल बार बार कह भी रहा था कि जब तक बंधक रिहा नहीं होंगे तब तक हमास के साथ ये युद्ध टाला नहीं जा सकता है। कल मैं देख भी रहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम अभी भी युद्ध को सुलझाने का उन्होंने एक तरकीब बताया, और वही है कि फिलिस्तीन को आप एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करें। ये तमाम बड़ी बातें हैं, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं सक्सेसर कौन होगा याह्या सिनवार का, तो मोस्ट प्रोबेबली जो ज्यादातर चांसेस जो ज्यादा लग रहे हैं वो उसके भाई मोहम्मद सिनवार के लग रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद सिनवार एक तो हमास का की जो वो सुरंग नेटवर्क जो कहते हैं ना,
तो उसका वो इंजीनियर माना जाता है। अच्छा। माना जाता है कि वो जो इतना बड़ा सुरंग नेटवर्क है हजारों किलोमीटर का, उसी ने डिजाइन किया है मोहम्मद सिनवार। प्लस काफी वहाँ प्रभुत्व भी है, काफी सालों से काम भी कर रहा है वहाँ पर, तो मोहम्मद सिनवार के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। बट अमृता, जैसे कि आपने बताया कि कुछ और भी नाम बिल्कुल, देखिए सामने- बहुत दुखद जी, है कि इतना बड़ा आपका ग्रुप हो और उसमें आपको कोई सक्सेसर ही नहीं मिल पा रहा। आप कल जो नाम है वो सामने आता है खलील का, उसके बाद आज उनके भाई का नाम सामने, अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कितना वहां पर एक मारामारी चल रही होगी और क्या हालात होंगे, और हमास का अस्तित्व बचाए रखने के लिए भी एक लड़ाई उनको फिर से लड़नी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है ना कि यहवा सिनवार की जो मौत हुई, उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, शहीद की जो बात कही जा रही है ना, शहीद का दर्जा दिए जाने की बात, वो वीडियो जारी कर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल ने एक गलती कर दी। और वो जो सेंटिमेंट्स जो जग रहे हैं अब हमास जो के वो ड्रोन पर अटैक एरिया में, हाँ, है ना, हाँ, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आप पूरे वीडियो में साफ साफ दिख रहा था हाँ, किस तरह से आपने यहवा सिनवार का खात्मा किया आपने, है ना, और डीएनए लेकिन रिपोर्ट्स, आतंक का खात्मा कैसा होना चाहिए, शायद वो भी लोगों को बिल्कुल वो भी दिखा पता है। मैं नहीं, उस रीजन असल में शायद दुनिया वो भी दो दिखा धड़े में है। बटी है अमृता इस वक्त। याहिया सिनवार या फिर उस पूरे ग्रुप को लेकर बहुत बड़े लोग हैं, जो बहुत बड़ा तबका है जो उनको वाकई में सिंपैथाइज उनसे करता है। वही तो वही याहिया शायद वो सिनवार का सिंपैथी वो की जो बात वीडियो भी कर सामने रहे आया हैं। जिसमें हाथ एक तरह से डैमेज है और उसके बाद वो लकड़ी या किसी चीज से अटैक करने की कोशिश ड्रोन करता पर है हमला ड्रोन पर, करते हैं। वो जाहिर सी बात आपने सही कहा कि उसको लेकर एक सिंपैथी बड़े वर्ग में है, लेकिन जो उसको खत्म करना चाहते हैं या जो टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं उनके लिए वो एक ये भी है कि भाई इस तरीके से खत्म किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि हमास के सामने जितने अभी तक लीडर मारे गए, ये पिछले 20, 25, 30 सालों में तैयार हुए थे। इन्होंने वहां पर लड़ाइयां लड़ी थी, जेलों में गए थे या फिर पूरे संगठन को खड़ा किया और था। उसे मारा एक ऐसे शख्स ने है जिसकी जो आर्मी की ट्रेनिंग रही है वो सिर्फ 9 महीने की ट्रेनिंग रही है। 21 साल का है वो, जो इजरायली डिफेंस फोर्स में है। तो ये भी सुबह हम खबर पढ़ रहे थे तो उसमें जानकारी मिली कि महज 21 साल का वो लड़का है, और वो एक ऐसा नहीं था कि कोई प्री प्लान हमला था या कुछ ऐसा बहुत बड़ा प्लान किया गया था। एक रूटीन उनका रेकी था जिसमें वो पकड़ में आ गया और मारा गया। नहीं, बिल्कुल सही, वो तो खैर रूटीन वाला था। लेकिन अब चुनौती ये है या फिर ये सवाल हम ये माने कि इजराइल इस जंग में बहुत आगे निकल चुका है, लीड की तरफ या फिर जीतने की तरफ निकल चुका है? और लीड की तरफ ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, लीड की तरफ तो है ही। जिस तरह से नसरल्ला को, हिजबुल्लाह चीफ को उसने खात्मा कर दिया वहां पर, उसके पहले इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर मारा, और अब यहवा सिनवार को भी मार दिया। तो सबसे बड़ी बात यह कि ट्रिपल एच की जो हम बात करते हैं, तीनों के मुखिया को तो इजराइल ने खात्मा कर दिया नहीं, अभी है, होती बचा होती हुआ है। बचा यहाँ है। पर क्या मुश्किलें बढ़ती हुई भी नेतन्याहू की नजर नहीं आ सकती, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रेशर है बार बार इस युद्ध को खत्म करने का। अब सिनवार की मौत के बाद फिर से वो प्रेशर होगा कि आपको युद्ध खत्म कर देना चाहिए। या देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर तो है, लेकिन अमेरिका की तरफ से नहीं है, प्रेशर है रशिया की तरफ नहीं, से। एक चीज और आप नोटिस करिएगा कि अभी जब यूएन में सारी चर्चाएं चल रही थी और जब मानवाधिकार हनन को लेकर आरोप लगाए गए थे, वो जो चिट्ठी थी, आपने देखा कि इजराइल के जो वहां पर डिप्लोमेट्स पहुंचे थे वो बकायदा पोडियम पर पहुंचते हैं, मंच पर पहुंचते हैं और उस पेपर को फाड़ देते हैं। तो ये संदेश साफ तौर पर है कि इजराइल के ऊपर कितना प्रेशर, चूंकि अमेरिका का साथ है तो कोई कुछ भी कर ले, इजराइल ये मैसेज दे रहा है कि दबाव में नहीं आने वाला है। और चूंकि अब उसके लिए परिस्थितियां ऐसी थी कि या तो ये खत्म करते या तो वो खत्म करते। मगर संजय, मानवाधिकार की बात आएगी तो आप इजरायली पीएम के घर पर भी तो हमला कर रहे हो ना आप। तो इजराइल तो वो कई चीजों को दिखा रहा ना कि वो भी तो 1200 लोगों बिल्कुल, को आपने मार दिया था, बिल्कुल। 250 लोगों को आपने और किस एक तरह तरह से से बंधक नरसंहार बनाया। बिल्कुल, जाहिर तौर पर दोनों तरफ से लगातार हमले जो हैं वो हो तो रहे हैं, इसीलिए लेकिन एक इजराइल- इंटरनेशनल प्रेशर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका भी इसके विरोध में था। अमेरिका को, बाइडेन को कॉन्फिडेंस में लिया गया, वो भी कुछ शर्तों पर, और उसके बाद भी आप जो एक ब्लूप्रिंट देते हैं उसमें आप हर चीज का जिक्र नहीं करते हैं। और ये अमेरिका के मीडिया की तरफ से कहा गया कि इजराइल ने जो हमारे साथ ब्लूप्रिंट शेयर किया है उसमें हर चीज का जिक्र नहीं है, एक ऊपरी सतही जानकारी उसमें थी। तो जाहिर है कि एक विरोध का सामना इंटरनेशनली आपको करना पड़ा है, उसके बाद आपने मनाया, वो चीजें हुई, लेकिन अब एक बार फिर से वो सब चीजें दोबारा से खड़ी हो सकती बिल्कुल, अमेरिका भी यही चाहता है। जैसे ईरान के परिप्रेक्ष्य में भी हम देख लें तो अमेरिका की साफ कोशिश यही है कि आप न्यूक्लियर अटैक ना करें, न्यूक्लियर ठिकानों को जो नष्ट करने की बात जो सामने आ रही है, इजराइल जो प्लान बना रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि इसे रोका जा सके। क्योंकि अगर न्यूक्लियर ठिकानों को, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को आपने ईरान के नष्ट कर दिया तो अपने आप में बड़ी दिक्कत हो जाएगी अमेरिका के लिए भी, क्योंकि उसके भी कई ठिकाने हमने देखा, क्योंकि जो अमेरिका, आसपास है। ईरान में भी अमेरिका समर्थित सरकार चाहता है, वो चाहता है कि वहां उस तरीके से वो फायदा उठाए डिप्लोमेटिकली, तो वो उस तरीके से नहीं चाहता कि ईरान को वो नुकसान हो। अमेरिका को डर भी है क्योंकि कई मिलिट्री ठिकाने हैं उसके, इराक ले लो, आप सीरिया ले लो, आसपास, सही तो बात है। अगर इजराइल अगर ऐसा कोई कदम उठा लेता है तो अमेरिका को आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। नहीं, खैर ये एक तरह से द्वंद अमेरिका और इजराइल के बीच में भी। इजराइल चाहता है कि किसी भी हाल में न्यूक्लियर फैसिलिटीज कंप्लीट ही ना हो ईरान में। कारण है कि अगर ईरान परमाणु
बम बनाने में सक्षम हो गया तो हालात फिर इजराइल के नेगेटिव चले जाएंगे। और अमेरिका चाहता है कि भाई अगर वहां पर अटैक किया गया तो एक तरह से ये लॉस भी है, दूसरा जितने उसके आसपास उसने सेंटर बना रखे हैं उसको लेकर भी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इजराइल नहीं रुकने वाला है संजय, क्योंकि ऊर्जा मंत्री जो है पावर मिनिस्टर वहाँ के एली कोहेन, कल ही उन्होंने बयान दिया कि ईरान को हम परमाणु हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे कभी। हाल ही में खबर ये आई थी कि ईरान में अर्थक्वेक आया, मैसिव अर्थक्वेक, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे। तो आमतौर पर ईरान में अर्थक्वेक कभी आता नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं हाँ। वो ईरान कोशिश कर रहा है, और अगर हासिल कर लेता है तो अपने आप में बहुत बड़ी और टेंशन की ईरान बात हो के जाएगी। पास सिर्फ सरकार की तरफ से एक परमिशन की कमी थी, बाकी जो पूरी तैयारी है आप वो सब विस्फोटक और वो सब चीजें जमा कर ली गई हैं। नहीं, तो अगर अगर वो परीक्षण की बात भी सामने आ रही परीक्षण है की तो बात जाहिर तौर पर ऐसा कुछ अमृता हुआ इस है। बात से समझा जा सकता है, अगर वहां कभी अर्थक्वेक आता नहीं है, अगर पोखरण में देखेंगे तो पोखरण में जब भारत का परीक्षण हुआ था तब भी ऐसे ही अर्थक्वेक आया था और लोगों ने ये समझ लिया था कि कुछ तो यहाँ सफल है। हालांकि उसके बाद तो कलाम साहब और वाजपेयी साहब ने संकेत दे दिया था, लेकिन अगर ईरान में ऐसा हुआ है तो ये माना जाए कि इसीलिए ईरान शुरुआत में चुप भी था, शांत था। वो ठीक है अपने तमाम लोगों से करवा रहा था लेकिन वो शांत था, और ये हो सकता है आने वाले वक्त में ये पुख्ता जानकारी आपको साफ हो जाए कि ईरान बहुत करीब नहीं बल्कि ईरान ने परीक्षण को पास कर लिया। चलिए, फिलहाल हमास के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने की एक लड़ाई है, आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये युद्ध रोकने के लिए ना तो हमास राजी है ना इजराइल, और दूसरी तरफ से अगर इंटरनेशनल पावर्स का क्या इन्फ्लुएंस रहता है आने वाले समय में, कुछ रहता है या नहीं रहता है, या अब तक का जिस तरीके का विरोधाभास रहा है और नेतन्याहू आगे बढ़ते गए अपनी धुन में वैसे बढ़ते रहेंगे, ये तमाम सवाल बने हुए हैं जो भविष्य के गर्भ में उनका जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएगा। इस डिजिटल लाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।